नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। साथ ही ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह, जिनसे लोकसभा का अपडेट लेंगे, और मोहम्मद फातेह टीपू, जो हमें बताएंगे कि राज्यसभा में आज क्या कुछ खास होने वाला है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा से बीजेडी सांसद सुजीत कुमार जी। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और लोकसभा से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है सुनील जी। और वर्चुअली जुड़ेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश कुमार सिंह जी। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा में आज आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर चर्चा सूचीबद्ध। साथ ही राज्यसभा में आज कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पर होगी चर्चा, पेश किया जाएगा। लोकसभा में वन्यजीव संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए आज के एजेंडे में शामिल। लोकसभा में नियम 193 के अधीन भारत में खेल कूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर होगी आगे की चर्चा। प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल। संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कल यानी कि सोमवार को दोनों सदनों में क्या कुछ खास हुआ। आइए देखते हैं रिकैप। लोकसभा से निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से संसदीय गरिमा को बनाए रखने की अपील की। लोकसभा में नियम 193 के अधीन मूल्य वृद्धि पर चर्चा पूरी हुई। 6.5 घंटे चली चर्चा के दौरान विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने रखी अपनी बात। सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम संबंधी विधेयक 2022 राज्यसभा से पारित। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 राज्यसभा से हुआ पारित। इसके साथ ही दोनों ही सदनों में सभा पटल पर महत्वपूर्ण पत्र रखे गए। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि आज लोकसभा में क्या खास है। लोकसभा के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में नियम 193 के अधीन भारत में खेल कूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा होना सूचीबद्ध है। साथ ही लोकसभा की कार्यसूची में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। ये विधेयक है वन्यजीव संशोधन विधेयक 2021। विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। लोकसभा में इसके साथ ही नियम 377 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पत्र पटल पर रखा जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछा जाना भी सूचीबद्ध है। इसके साथ ही लोकसभा महासचिव राज्यसभा से कल पारित 2 विधेयकों के बारे में प्राप्त संदेशों की सूचना सदन को देंगे। लोकसभा मंत्रियों के वक्तव्य पेश किया जाना भी सूचीबद्ध है। सांसद हरीश द्विवेदी याचिका समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद बाला शौरी बल्लभ नैनी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद सुदीप बंदोपाध्याय खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जैव विविधता विधेयक 2021 से संबंधित संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और सबूतों के अभिलेख पेश करेंगे। लोकसभा आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किया जाना भी शामिल है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 22-23 पर बयान देंगे। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगें जो 2022-21 और 2021-22 पर बयान देंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की 2022-23 की अनुदान मांगों पर बयान देंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कोविड-19 के प्रबंधन और उससे संबंधित मुद्दों पर गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट पर सरकार की ओर से किए गए कार्य पर वक्तव्य देंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर वक्तव्य देंगे। इस समय मेरे साथ संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह जी। नवविक्रम जी, क्या आज की कार्यसूची में एजेंडा शामिल है और किस तरह कामकाज आज सदन का चलने वाला है? क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, जिस तरीके से हम अभी तक कई दिनों से देख रहे हैं कि जो सदन की कार्यवाही है वो सुचारू नहीं चल पा रही थी और गतिरोध बरकरार था, लेकिन कल जिस तरीके से सार्थक चर्चा हमें सदन में देखने को मिली, कई जो संसद सदस्य हैं उन्होंने महंगाई पर जो नियम 193 के तहत चर्चा हुई, सरकार से सवाल किए, कई सुझाव दिए। वहीं वित्त मंत्री ने एक जवाब उन्होंने पूरे विस्तार में जो चीजें हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से विश्व में आर्थिक संकट है, लेकिन भारत उससे बेहद कम प्रभावित है और भारत की जो आर्थिक तंत्र है वो और मजबूत हो रहा है। तो ये जो कल हम सदन की जो कार्यवाही सुचारू रूप से हमने देखी, उसमें हम लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को भी मैं आपको बताना चाहूंगा मनोज, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, साथ ही उन्होंने कहा कि जो पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर आम सहमति सदन को चलाने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कई अहम मुद्दों पर चर्चा सदन के जरिए ही सुनी जाती है और सदन के जरिए ही सांसद भी अपनी प्रश्नकाल हो या शून्यकाल हो अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे में सदन की कार्यवाही सुचारू होनी चाहिए। तो जो लोकसभा अध्यक्ष की पहल है वो कामयाब हुई और संसद की कल कार्यवाही सुचारू रूप से चली और उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में भी और आज भी सदन की कार्यवाही सुचारू चलेगी। जो आपने आज बिजनेस को लेकर, जो लोकसभा में बिजनेस है उसको लेकर सवाल किया मनोज, लोकसभा में आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल हो या इसके अलावा एक नियम 193 के तहत जो स्पोर्ट्स पर जो चर्चा है वो हो, इसके अलावा नियम 100 नवविक्रम जी, इन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। नवविक्रम जी, क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन सा बिल आज सदन में पेश किया जाएगा? इस पे आपसे मैं और जानकारी लूंगा। लेकिन सुजीत कुमार जी, एक सवाल मेरा आपसे है। संसद का गतिरोध टूटा, सदन चला, लोकसभा में नियम 193 के तहत मूल वृद्धि पे चर्चा शुरू हुई। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष जी ने सभी पार्टियों के नेताओं से बात करके सदन का गतिरोध कैसे टूटे उसके लिए रास्ता निकाला और सदन में सभी पक्ष सदन चलाने के लिए तैयार हुए। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, लोकसभा सुचारू रूप से चल रहा है। राज्यसभा में फिर भी थोड़ा सा गतिरोध अभी भी बना हुआ है। हालांकि कल दो विधेयक भी पारित हुए हैं राज्यसभा में, अंटार्कटिका बिल और जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और कल क्वेश्चन आवर में भी कई सारे मुद्दे कल उठाए गए और मैं आशा रखता हूं आज महंगाई पे आज राज्यसभा में चर्चा होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आज राज्यसभा सुचारू रूप से चलेगा। आज जीरो आवर, क्वेश्चन आवर, बहुत सारे अहम आज मुद्दे, आज क्वेश्चन आवर में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पे आज क्वेश्चन आवर्स में जो सांसद उसको उठाएंगे। तो मैं उम्मीद रख रहा हूं और एक फैमिली कोर्ट बिल भी, अमेंडमेंट बिल भी आज लिस्टेड है। तो मेरा पूरा उम्मीद है आज राज्यसभा सुचारू रूप से चलेगा, कोई आज गतिरोध नहीं होगा। जी, जाहिर सी बात है, जब सदन चलता है, लोकसभा राज्यसभा में जब कामकाज होता है तो अच्छी चर्चा देखने को मिलती है। जो बिल पेश किए जाते हैं उन पे भी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और हमने सुनील कुमार सिंह जी कल देखा डिबेट में, एक अच्छी चर्चा हुई वहां पर। मनोज जी, मेरा नाम आप हर बार गड़बड़, सुनील कुमार पिंटू जी, सुनील कुमार पिंटू जी, जो चर्चा हुई कल जी वो भी बहुत अच्छी देखने को मिली। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम इस लोकतंत्र के सबसे बड़े सदन मंदिर के लिए अगर जनता हमें भेजती है
तो ये कहकर भेजती है कि आप जाएं, हमारी समस्याओं पर हमारी बातों को वहां रखें। सरकार और माननीय लोकसभा अध्यक्ष निरंतर प्रयासरत थे कि अवरोध खत्म हो, सदन चले, क्योंकि सदन चलने से चर्चा होगी और हम जिस जनप्रतिनिधि बनकर, जिसकी आवाज बनकर सदन में आए हैं, हम उनकी बात को रख सकें। कल बहुत अच्छी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष जी के पहल पर कल ये अवरोध टूटा, सदन में महंगाई पर चर्चा हुई। परंतु एक चीज सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि जो विपक्ष हमेशा लगातार चर्चा की मांग कर रहा था, वो सरकार के जवाब सुनने से पहले अपनी बात कहकर वॉकआउट कर जाना, ये गलत है। आप विपक्ष के रूप में अगर आप सम्मिलित हैं तो आप अपनी बात रखें, तो सरकार से उसकी जवाब भी चाहें। आज देश के अंदर में जो भी, अगर आज हमारा जीएसटी लगभग 1,49,00,000 लाख करोड़ तक पहुंचने का जो रिपोर्ट आई है, ये आखिर हमारे देश की जनता दे रही है। हम टैक्स दे रहे हैं, हम देश की तरक्की और देश के विकास के लिए हम ये पैसा दे रहे हैं। सदन में जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक ये प्रतिफल रोडों पर नजर नहीं आएगा। जी सुजीत कुमार जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं सुनील कुमार जी की बातों से। विपक्ष की मांग थी कि महंगाई पे चर्चा हो, इसमें कोई दो मत नहीं है कि महंगाई अभी एक बहुत बड़ा बोझ आम आदमी पे बना हुआ है, देश के लिए बहुत अहम मुद्दा है। सरकार इस पे चर्चा करने के लिए राजी हो गया, तो अपना जो विषय है सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए बहुत अच्छा मौका था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विपक्ष का जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा गलत है। कल राज्यसभा में भी, जैसे मैंने कहा, 2 विधेयक पारित हुए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और एंटार्क्टिका बिल। अरे ये तो कोई पॉलिटिकल मुद्दे भी नहीं थे, ये तो देश हित में ही ये दोनों बिल्स वेयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अब इसमें जब इस पे भी चर्चा हो रहा था तो विपक्ष राज्यसभा में भी हंगामा कर रहे थे और हम लोग को बोलने नहीं दे रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष का जो दायित्व होता है एक गणतंत्र में, सरकार की आलोचना करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, जो बीजू जनता दल हमेशा उसमें विश्वास रखती है। हम सरकार की खूब आलोचना करते हैं, जहां लगता है कि कोई सरकार की कोई काम या कोई विधेयक देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो हम लोग सरकार की खूब आलोचना करते हैं। लेकिन जहां लगता है हम लोग को कि ये देश हित में है, लोगों के लिए है, तो हम लोग सरकार के पूरा उसमें सपोर्ट भी करते हैं। तो वैसे होनी चाहिए अपोजिशन पार्टीज की भूमिका। तो मुझे आज कम से कम मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा में जैसे महंगाई पे आज चर्चा होगी, वित्त मंत्री आज वहां पे अपनी बातें रखेंगी, तो सारे जो सांसद हैं उनको, एक सारे पार्टीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है अपनी बातों रखने के, सरकार को सरकार की आलोचना करने के लिए। क्योंकि महंगाई एक समस्या है, हम लोग उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज फ्यूल प्राइसेस इतनी हाई है, आज वेजिटेबल फ्रूट्स की प्राइसेस इतनी हाई है, बहुत महंगाई आम आदमी पे बोझ बना हुआ है। तो इस पे हम लोग सरकार की खूब आलोचना करना चाहिए आज। जी सुनील कुमार पिंटू जी, जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की महंगाई के मुद्दे पर, उसमें भी एक चीज देखने में आई कि विपक्ष की रणनीति, विपक्ष की जो एक सहमति होनी चाहिए थी, उसमें भी कहीं ना कहीं एक भटकाव नजर आया। क्या आप इससे सहमत हैं? सरकार की ओर से भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई, आप कैसे देखते हैं सुनील कुमार पिंटू जी? देखिए, विपक्ष पूरी तरह धीरे धीरे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा से क्यों धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ये सड़क पर जनता की बात की आवाज उठाते हैं, परंतु जनता उन्हें चुनकर सदन में भेजिए, सदन में नहीं बोलते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं। आपको जनता ने भेजा, जिसके कारण धीरे धीरे जनता ने भी इनके नियत और नीति को देखते हुए धीरे धीरे इनके ग्राफ को नीचे पहुंचा रहा है। आप कल सदन में चर्चा करते हैं, आप मंत्री को घेरते हैं, सरकार को घेरे में लेते हैं, उसके बजाय आपने रोडों पर हंगामा करने का काम किया, सदन न चलने का काम किया। परंतु जब सदन में बोलने की बारी आई, सरकार को घेरने की बारी आई, तो आपने वहां पर वॉकआउट कर दिया। तो ये जनता देख रही है। हम भी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, हम लोग जेडीयू के जो भी सांसद हैं, हम लोग सरकार के समर्थन में, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। परंतु जहां कहीं अगर ऐसी कुछ बात आती है, जैसे लोकसभा के अंदर में 3 तलाक का आया था, हम लोगों ने उसका विरोध किया था, हमारी पार्टी की वो मैनिफेस्टो में नहीं था, हम लोगों ने उसका विरोध किया। परंतु सरकार के जो एजेंडे देश हित, जनता के हित में है, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे जेडीयू के सभी सांसद सरकार के समर्थन में। जी बिल्कुल, ये तो बात रही लोकसभा में जो मूल वृद्धि पे चर्चा हुई। आज राज्यसभा में उस मुद्दे पे चर्चा होगी। जाहिर तौर पर आज राज्यसभा में जो चर्चा होगी वो एक अच्छी चर्चा होगी। पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्क सुनने को मिलेंगे, अच्छे वक्तव्य सुनने को मिलेंगे उस मुद्दे पर। लेकिन लोकसभा के बाद
आइए एक नजर डालते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा के एजेंडे में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। राज्यसभा में आज आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों पर अल्पकालिक चर्चा किया जाना सूचीबद्ध है। सांसद पी विल्सन सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सदन में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 सदन में विचार के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक को कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू विधेयक को पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में इसके साथ ही विभिन्न पटल पर रखा जाना भी सूचीबद्ध है। साथ ही राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछा जाना भी सूचीबद्ध है। राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किया जाना आज के एजेंडे में शामिल है। सांसद नीरज शेखर जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य के अभिलेख सदन में पेश करेंगे। सांसद मुजीबुल्लाह खान ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर फौजिया खान खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के विवरण पेश करेंगी। राज्यसभा में और क्या कुछ खास होने वाला है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद फाते टीपू इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। फाते टीपू, आज क्या कुछ रहने वाला है राज्यसभा में? क्या आज सदन सुचारू रूप से चल पाएगा? मूल वृद्धि पे आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। बिल्कुल मनोज, आप देखिए कि जिस तरीके से पिछले 12 दिनों में राज्यसभा की कामकाज की अगर मैं बात करूं तो वो बाधित रहा और विपक्ष के द्वारा लगातार उसमें गतिरोध पैदा किया गया। तो काफी उम्मीद की जा रही है कि आज जिस तरीके से विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर के खासतौर पर महंगाई, प्राइस राइस और जीएसटी में जो खाद्य वस्तुओं की जो बढ़े हुए मूल्य हैं उनको लेकर के जो चर्चा की मांग कर रहा था उस पर सरकार तैयार हो गई है, राजी हो गई है। तो उस पर करीब 16 सांसद जो है विपक्ष के जो है अलग अलग पार्टियों के राज्यसभा में वो चर्चा में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कल की अगर मैं बात करूं तो जनरल वीके सिंह ने जानकारी देते हुए ये बताया था कि ड्रोन के क्षेत्र में किस तरीके से 2030 तक भारत ग्लोबल हब बनने जा रहा है। वहीं अंटार्कटिक विधेयक जो लोकसभा ने मंजूरी दे दिया था उसको भी राज्यसभा ने पास कर दिया और उसके अलावा जो विनाशकारी हथियारों से जुड़ा विधेयक था उसको भी राज्यसभा ने पास कर दिया। तो फिलहाल पिछले 12 दिनों से मनोज जो गतिरोध और व्यवधान सदन में पैदा हो रहा था तो उसकी आज मुझे लग रहा है कि उसकी समाप्ति होगी और उम्मीद की जा रही है कि सदन रचनात्मक और कामकाज की ओर बढ़ेगा और बेहतर विधायी कामकाज हो सकता है। क्योंकि आप देखिए अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो करीब 55 से 56 घंटे जो राज्यसभा के कामकाज की बैठक हुई जिसमें से 40 से 42 घंटे बर्बाद हो गए। उसमें किसी भी तरह का न कोई विधायी कामकाज हुआ न रचनात्मक कामकाज हुआ। लेकिन फिलहाल कल फिर भी कुछ कामकाज राज्यसभा में आगे बढ़ा। तो फिलहाल मनोज उम्मीद की जा रही है कि आज जो है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के तहत महंगाई पर चर्चा होगी, संवाद होगा और देश की जनता जानेगी आखिर क्या वजह है कि महंगाई जो है किस तरीके से। हालांकि जो है कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जवाब भी दिया कि जो वैश्विक महंगाई है उसको देखते हुए काफी जो है भारत उससे अछूता है। लेकिन फिर भी आज उम्मीद की जा रही है कि बेहतर संवाद राज्यसभा में मनोज होगा। जी मोहम्मद फाते टीपू, एक जानकारी मैं आपसे और चाहता हूं कि लोकसभा में कल कुछ सदस्यों का निलंबन वापस लिया था, उसके बाद सदन की कार्रवाई आगे चल पाई। राज्यसभा में भी कई सदस्यों का निलंबन हुआ था, चेयर को कार्रवाई करनी पड़ी थी। इस मुद्दे पे क्या जानकारी आपके पास है? विपक्ष की क्या रणनीति है? देखिए विपक्ष की अभी फिलहाल जो रणनीति है उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है और माना जा रहा है कि विपक्ष भी चूंकि विपक्ष ये मांग करता रहा है कि इसमें चूंकि प्राइस राइस के अलावा दूसरे भी मुद्दे थे जिनको लेकर के, चाहे वो ईडी का मुद्दा हो या अभी कल संजय राउत का भी मुद्दा सदन में उछला तो उसको भी लेकर के भी विपक्ष के जो नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे उन्होंने सरकार से सवाल किया। तो फिलहाल अभी कुछ खास जानकारी मनोज सामने नहीं आ रही। जैसे ही जानकारी सामने आती है मैं आपसे साझा करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सुजीत कुमार जी, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में खासतौर से अगर लोकसभा की तुलना में बात करूं तो एक तो काम भी कम हुआ, दूसरा गतिरोध भी राज्यसभा में अधिक देखने को मिलता है। जाहिर बात है कि जो संख्या का गणित है वो भी उस तरह का है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा
जिसकी विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था। आप कैसे देखते हैं सदन की जब हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में कुछ सदस्यों का निलंबन वापस हुआ, राज्यसभा में अधिक सदस्यों के खिलाफ चेयर से कार्रवाई करनी पड़ी थी, इस मुद्दे पे क्या आपका कहना है? देखिए, मैं तो यही उम्मीद रखूंगा कि राज्यसभा सुचारू रूप से चलेगा आज, और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, ये सभी मानते हैं हम लोग। और इस पे चर्चा करने के लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन आज होने वाला है राज्यसभा में, इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसमें भाग लेंगे। सरकार की जो नीतियां हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। क्यों महंगाई बढ़ी हुई है, क्यों आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है देश में, आज इन्फ्लेशन 7% है, जबकि आरबीआई का जो गाइडलाइन है 2 से 5% के बीच रहना चाहिए, जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, तो इतना 7% प्लस क्यों है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मतलब दूसरे देशों में नहीं है इन्फ्लेशन की महंगाई नहीं है, और भी देशों में महंगाई हमसे भी ज्यादा है, लेकिन हम अपने देश की चर्चा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्ष, खासकर विपक्ष के लिए, कि महंगाई पे सरकार को घेरें, सरकार की जो नीतियां उन पे चर्चा हो, और जो विशेषकर जो 0 आवर और क्वेश्चन आवर, हमेशा मैं कहता हूं कि इस पे एक आम सहमति बननी चाहिए कि कम से कम 0 आवर क्वेश्चन आवर डिस्ट्रप्शन ना हो। जैसे सुनील कुमार जी बता रहे थे, लोग कितने उम्मीदों के साथ हमको भेजते हैं। हम लोग जब संसद में आते हैं तो अपने राज्य की, लोगों की, कॉन्स्टिट्यूंसी की कितनी सारी समस्या होती है, देश की कितनी सारी विषय होती है, उस पर हम लोग अपने मुद्दे उठा पाते हैं। विशेषकर जो हम लोग फर्स्ट टाइम एमपी हैं, हम लोग 0 आवर क्वेश्चन आवर में हम लोग को मौका मिलता है, तो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, उसी में ही अगर गतिरोध हो जाता है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं एक बार आपको कहना चाहूंगा मनोज जी, मैं ये हमेशा कहता हूं आपकी ये संसद टीवी में, बाहर में भी, बीजेडी आज तक कभी वेल ऑफ द हाउस में नहीं गया, 25 साल में एक बार भी नहीं गया, और इसका सराहना प्रधानमंत्री जी भी नहीं किया है कि बीजेडी एक ऐसी पार्टी है, हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो देश हित में, जनता के हित में, उस विषयों पे खूब आलोचना करें, खूब आप इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करें सरकार की, लेकिन डिस्टर्ब, नारेबाजी, वेल पे जाना, ये सब हम लोग कभी नहीं करते। जी बिल्कुल। और वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, लोकसभा में हमने देखा मूल्य वृद्धि पे एक अच्छी चर्चा नियम 193 के तहत हुई। राज्यसभा में भी आज मूल्य वृद्धि पे चर्चा सूचीबद्ध है एजेंडे में आज के। आप कैसे देखते हैं, कल लोकसभा में जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और वित्त मंत्री ने जिस तरह से जवाब दिया विपक्ष के हर सवाल का, आप कैसे देखते हैं? और राज्यसभा की जो कार्रवाई है जिसको लेकर सबसे ज्यादा गतिरोध देखने को मिला है, आप कैसे देखते हैं आज के एजेंडे को? मनोज जी, सबसे पहले तो कल के अपने रिप्लाई में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी जो इस समय ग्लोबल सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से फाइनेंसेस को मैनेज किया गया है, और बहुत सारे उन्होंने आंकड़े दिए, जैसे जो रोबस्ट जीएसटी कलेक्शंस की बात हो या परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात हो, तो उन्होंने बहुत सारे आंकड़े भी दिए, जिससे उन्होंने बताया कि सारे चैलेंजेस के बाद, शुरुआत में कोरोना महामारी, उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर, और उसके नेचुरली ग्लोबल इम्पैक्ट थे। उन्होंने चूंकि विपक्ष बार बार इंडियन इकोनॉमी की बात, अभी श्रीलंका में जिस तरह की क्राइसिस आई है, या बांग्लादेश से तुलना की गई, फिर पाकिस्तान से भी तुलना की गई, तो उन्होंने ये भी एग्जाम्पल्स दिए कि किस तरह से ये सारी नेबरिंग कंट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं, और आईएमएफ के पास उनके बहुत सारे कर्ज के लिए आवेदन पड़े हुए हैं। ऑन द कंट्रेरी, इंडिया में अभी हालात वैसे नहीं है, और अभी बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से अभी हमारे देश में ऐसी कोई क्राइसिस की सिचुएशन नहीं है। तो हालांकि अनफॉर्चुनेटली जब उनका रिप्लाई हो रहा था तो कांग्रेस और डीएमके के लोगों ने वॉकआउट किया जी। आज उसी विषय पर चर्चा फिर से राज्यसभा में शेड्यूल्ड है, और हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सुचारू रूप से डिबेट होगा, और जो बातें हैं, सच्चाई है, विपक्ष के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सामने आना चाहिए, सरकार का जो पक्ष है वो भी सामने आना चाहिए, आम जनता को जानकारी मिलनी चाहिए अखिलेश जी कि एक्चुअली हमारे देश के हालात क्या हैं। और जो कल गतिरोध खत्म हुआ है उसमें एक आपको बताएं कि गतिरोध खत्म तो हो गया है, लेकिन
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने एक बड़ा स्पष्ट किया कि आगे से कोई भी वेल में तख्तियां लेकर के या प्रोटेस्ट करने नहीं आएगा। विशेष रूप से एक जो सबसे बड़ा इशू हाल फिलहाल में देखा गया है कि जो सत्ता पक्ष है उसके साइड में लोग तख्तियां लेकर के आ जाते हैं, जो एक लगातार रूलिंग पार्टी के लोगों ने उसको चैलेंज किया है। बिल्कुल अखिलेश जी, बनाया है। बिल्कुल अखिलेश जी, एक ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं इस पे भी सुनील कुमार पिंटू जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। एक बड़ा मुद्दा है, आप लोगों का सदन है, सदन आप लोगों से चलता है, वो चाहे पक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, आप लोगों से चलता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बार बार इस बात पे जोर दिया, अगर मैं राज्यसभा के उपसभापति जी की बात करूं, सभापति जी की बात करूं, कि तख्तियां सदन में लेके ना आए, प्ले कार्ड्स लेके सदन में ना आए, और कम से कम चेयर के सामने किसी मंत्री के आगे जब वो वक्तव्य देते होते हैं उनके आगे ना लगाएं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, जैसा कि लोकसभा जब चलता है तो जब विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष बार बार बोलते हैं कि प्रश्नकाल चलने दे। ये जनता के हित के प्रश्न है, जनता के द्वारा पूछे गए प्रश्न उनके प्रतिनिधि सदन में रख रहे हैं। आप 0 आवर में मैं आपको समय दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, बार बार कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष जी कि मैं आपको हर मुद्दे को उठाने के लिए पूरा समय दूंगा, परंतु विपक्ष अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो सिर्फ चाहता है कि सदन न चले, सदन को डिस्टर्ब करे। मैं पूछता हूं, उसमें विपक्ष के भी सदस्यों के क्वेश्चन रहते हैं, उनके भी कंस्टिट्यूएंसी के समस्याएं रहती है। आखिर हमें जनता ने भेजा अपनी बात रखने के लिए, हम वहां से चुनकर, जनता ने हमें नहीं भेजा है कि सदन न चलने देने के लिए और डिस्टर्ब करने के लिए। आपको जब लोकसभा अध्यक्ष समय न दे तब आपका हक बनता है कि साहब हमें बोलने का समय चाहिए। जब माननीय लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि आप 0 आवर में या अन्य मुद्दों पर आप आइए, मैं आपको समय दूंगा, आपको टाइम दूंगा और पर्याप्त समय दूंगा। सदन तो लोकसभा अध्यक्ष जी ने 12 बजे रात तक चलाए जी, कभी भी किसी को समय की कमी नहीं। कल जबकि 2 घंटे का समय निर्धारण था महंगाई पर चर्चा पर, परंतु 6 घंटे चली, किसी भी समय में कटौती नहीं की गई और हर दल को पर्याप्त समय दिया गया अपनी बात को रखने के लिए। परंतु विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दों से भागने का काम, जनता के हित की बातों को न उठाकर जनता के पैसे को यहां पर लोकसभा न चलाकर उनके पैसे को बर्बाद करने का काम किया। जी, सुजीत कुमार जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस मुद्दे पर, क्योंकि ये सदन से बहुत जुड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष का भी एक कहना रहता है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हम नोटिस देते हैं उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन तख्तियां लाना सदन में और सदन की जो मर्यादा है उसको भी एक तरह से भंग करना, जिसका चेयर से बार बार राज्यसभा में उल्लेख किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं एक सदस्य के रूप में? देखिए, हम लोग, मेरी पार्टी तो हमेशा इसके खिलाफ रही है, ये गलत हो रहा है। और संसद देश की सर्वोच्च पंचायत है और विशेषकर राज्यसभा, जिसको एक अपर हाउस या हाउस ऑफ एल्डर्स भी माना जाता है, वहां पे तो एक बहुत उच्च स्तर की यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, वहां पे डिबेट शुड बी ऑफ ए वेरी हाई कैलिबर। लेकिन वहां पे भी जो नाराबाजी और जो डिसरप्शन हो रहा है, ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। हमारी संसद की जो परंपरा, जो मर्यादा है, उस पर बहुत इस पे नुकसान हो रहा है। तो जैसे मैं सहमत हूं, अब इस पे मुझे लग रहा है विपक्ष को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि लोग देख रहे हैं, पूरी सबसे ज्यादा कार्रवाई जो हुई चेयर को करनी पड़ी वो राज्यसभा में करनी पड़ी। जी, दुखद, ये बहुत दुखद है। हम कोई भी नहीं चाहता कि विपक्ष ना रहे संसद में, हाउस में। और ये डेमोक्रेसी की ये है, ब्यूटी है कि वहां पे पक्ष और विपक्ष दोनों रहे, संसद में आलोचना हो। लेकिन जब चेयरमैन को कार्यवाही करने की जरूरत होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम लोग तो यही कहते हैं कि आलोचना हो, संसद सुचारू रूप से चले, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सदन चले, विपक्ष भी चाहता है, सत्ता पक्ष भी चाहता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे हमें गर्मा गर्मी भी देखने को मिलती है, तनातनी भी देखने को मिलती है, लेकिन रास्ता निकलता है, जैसे लोकसभा में निकला और मूल वृद्धि पर एक अच्छी चर्चा हुई। लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए विधेयक पर अगर बात की जाए तो आज सदन की कार्यसूची में वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2021 सूचीबद्ध है। विधेयक को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव पेश करेंगे। लोकसभा में यह विधेयक 10 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2021 को इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इस साल 21 अप्रैल को
स्थायी समिति ने इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। बिल वन्य जीव एक्ट 1972 में संशोधन करता है। एक्ट वन्य प्राणियों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण को रेगुलेट करता है। बिल कानून के अंतर्गत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। नव विक्रम जी, बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इस पे अक्सर सदन में चर्चा होती रही है कि वन्य जीव प्रजातियों की बात अगर हम करें तो उसका संरक्षण कैसे हो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है और उसका असर कहीं ना कहीं वन्य जीव और वनस्पति जो हैं उन पे भी पड़ता है। इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल मनोज, बेहद अहम बिल है जैसा कि आपने बताया। साथ ही अगर इस विधेयक की हम बात करें तो इस विधेयक में जो 1972 का जो कानून है उसमें संशोधन करता है। और मनोज, आपने कई चीजें इसके बारे में बताई। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। जो साइट्स है, एक जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, क्योंकि कई देशों ने उसके मानकों के आधार पर अपने यहाँ कानूनों में बदलाव किया है वन्य जीव संरक्षण को लेकर, पूरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर। तो आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम भी जो उस अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसके मानकों के हिसाब से अपना कानून बना रहे हैं, क्योंकि 1972 के कानून में कई खामियां भी हैं, जो कि अब उन खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है इसके जो ये विधेयक है इसके माध्यम से। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वाइल्ड लाइफ ट्रेड की बात करें, हम कंजर्वेशन की बात करें, तो उसमें जो लीगल फ्रेमवर्क है उसे और मजबूत करने की दिशा में ये बेहद अहम कदम है। तो मनोज, जब हमने अक्सर देखा है जब पर्यावरण पर चर्चा हुई है तो सदन के कई सदस्यों ने अपने जो काफी बार गंभीरता से जो बात की गई है और सुझाव भी, रचनात्मक सुझाव दिए हैं। तो ये विधेयक अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहे हैं जहां क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में और उसी से जुड़ा हुआ ये जो वन्य जीव संरक्षण है ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं या जलवायु परिवर्तन में जिस तरह से बदलाव वैश्विक स्तर पे हो रहे हैं उसका सामना दुनिया का हर देश कर रहा है, और उसका असर जलवायु परिवर्तन का या पर्यावरण का जो भी असर होता है वो वन्य जीव को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सुजीत कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इस बिल को, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लगातार ये मुद्दा उठ रहा है और भारत अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं, जो कन्वेंशन है, उनमें आगे बढ़कर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, क्योंकि सवाल वन्य जीव का है। देखिए, हम लोग बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस के सिग्नेटरी हैं, जैसे आपने बताया जी। तो उसके हिसाब से हमारे डोमेस्टिक जो लॉस एंड लेजिस्लेशंस हैं उसको सिंक होना चाहिए। तो ये बहुत एक अहम विधेयक है। और आपने जैसे बताया, जैसे क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी, तो क्लाइमेट चेंज और हमारी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए और जो लीगल फ्रेमवर्क है इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अहम विधेयक है। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे फ्लड हो रहा है, ड्राउट हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ये सारे जो अपने क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है इसकी वजह से ही हो रहा है। तो ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, इसको आज अभी एक 50 साल हो गया। तो इसको अभी नए जो टेक्नोलॉजी और नए जो लेजिस्लेशंस और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया भर में, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये बहुत ही अहम विधेयक है। और इसमें ये तो देश के हित में ही है, तो इसको मेरे ख्याल से इसमें सारे संसद को इसको चर्चा करके इसको पारित करना चाहिए। जी, सुनील कुमार पिंटू जी, आप कैसे देखते हैं इस बिल को, क्योंकि सवाल आपने जैसा सुना, सुजीत कुमार जी ने जैसा कहा कि सवाल वन्य जीव के संरक्षण का है और खासा पुराना चूंकि कानून हो चुके हैं और उसमें एक बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात है, ठीक ही कहे हमारे मित्र सुजीत जी ने, आज प्रकृति ने अगर इस दुनिया में और इस धरती पर हमें जितना हक दिया है अपने जीवन को बिताने का, उतना ही जीव जंतुओं को भी दिया है। हम लोगों ने क्या क्या प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, वनों को काटना शुरू कर दिया। अगर वन नहीं रहेंगे तो वन के जीव कहाँ जाएंगे? वो तो नहीं आकर मार्केट में रहेंगे और ये शहरों में रहेंगे।
हमने उनके जीवन के साथ खिलवाड़ शुरू किया, प्रकृति के साथ खेलना शुरू किया, जिसका कारण है कि आज प्रकृति हमें उसका जवाब रिटर्न दे रही है कि कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, लोग डूब रहे हैं, बाढ़ से पूरी तबाही आ रही है, तो कहीं सुखाड़ हो रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पुराने कानून में नया संशोधन हो। जितना हक अगर हमें इस धरती पर रहकर अपने जीवन को बिताने का है, उतना ही वन के जीवों को भी पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। वन का संरक्षण होना चाहिए। अगर वन नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो बारिश नहीं होगी। हमें अपने पूरे इस धरती पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, जिस कारण अभी आपने देखा कि कोविड के समय में हम सब कितने परेशान दिखे थे। इसलिए ये बहुत जरूरी है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं पूरी लोकतंत्र के सबसे बड़े देश भारत की ओर देख रही है कि भारत ही इस पर कुछ ऐसी पहल कर सकता है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बिल आ रहा है, और इससे हम वन संरक्षण, जीवों को और इस पूरी दुनिया को हम सुरक्षित रख सके पर्यावरण के लिए। इसकी एक बहुत बड़ी पहल है। जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आप कैसे देखते हैं इस बिल को? वन जीव जो संशोधन विधेयक है, इसे आप कैसे देखते हैं? जी मनोज जी, सबसे पहले तो देखिए, जो इनिशियल बिल था उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और उसके लिए बड़ा लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन किए। करीब 24 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन, 13 कंजर्वेशनिस्ट हैं और कई सारे एमपीज हैं जिनसे कंसल्टेशंस करके और इसमें चेंजेस लाए गए हैं जो ओरिजिनल बिल था उसके स्ट्रक्चर में। और करीब 50 अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं इस पूरे बिल में, क्योंकि इसके एम्बिट को एक बढ़ाने का ये एफर्ट है। और जिस तरह से अपोजिशन पार्टी के लोगों ने जो सजेशंस दिए थे उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। और इसमें जो एक ग्लोबल जो सिचुएशन जो डेवलप हो रही है, जो एक क्राइसिस पर्यावरण से संबंधित जो इमर्ज हो रही है, उसको हैंडल करने के लिए इसमें वनस्पतियों को एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जोड़ने की बात है, उनको आइडेंटिफाई करके, क्योंकि एक लार्जर पिक्चर, एक लार्जर पर्सपेक्टिव इसके थ्रू डेवलप करने की कोशिश है। तो एक बहुत बड़ा एक विजनरी ये बिल है जी। और मुझे लगता है कि बिल्कुल अखिलेश जी, लंबी चौड़ी इस पर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसको पारित कराने में सरकार को बहुत ज्यादा अवरोध का। और इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? इससे संबंधित मंत्रालय से संबंधित जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, जब वो आज इसे बताएंगे इसके बारे में, तो और भी जानकारी हमें मिलेगी। लेकिन राज्यसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए एक और महत्वपूर्ण विधेयक है जो आज की कार्यसूची में शामिल है। कार्यसूची में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 सूचीबद्ध है। इस विधेयक को 26 जुलाई को लोकसभा से पारित किया गया था। इस विधेयक के जरिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में संशोधन किया जा रहा है। इस एक्ट के जरिए राज्य सरकारें फैमिली कोर्ट की स्थापना कर सकती हैं। वहीं केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न राज्यों में एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए तारीखों को अधिसूचित कर सकती है। और क्या कुछ खास इसमें है, इसके बारे में जानकारी फातेह टीपू जी आपके पास क्या है? मनोज जी, आप कृपया अपना सवाल दोहराएंगे एक बार? जी, ये जो बिल आज राज्यसभा में पेश होगा, फैमिली कोर्ट्स से संबंधित जो है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए मनोज, बेहद महत्वपूर्ण बिल है। आप देखिए कि जिस तरीके से 1984 में देश की संसद ने इस कानून को पारित किया था, जिसमें जो पारिवारिक मामले और शादी से जुड़े मसले मसाइल हैं उनके समाधान के लिए यह कानून पारित किया गया था और सितंबर 1984 में ही इसको लागू कर दिया गया था। उसके तहत देश के तमाम राज्यों ने अपने यहाँ फैमिली कोर्ट और जो पारिवारिक न्यायालय हैं उनका गठन किया। लेकिन हिमाचल प्रदेश और नागालैंड इसमें पीछे रह गए। नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो नागालैंड ने 2008 में अब जो है फैमिली कोर्ट का गठन किया था और हिमाचल प्रदेश ने 2019 में फैमिली कोर्ट का गठन किया। नागालैंड में कोहिमा और दीमापुर में गठन किया गया और अगर मैं शिमला की बात करूं तो वहां पर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो शिमला, मंडी और धर्मशाला में इसका गठन किया गया। लेकिन चूंकि इस संशोधन के माध्यम से इसमें धारा
3A को जोड़ा गया है, जिसमें अब जो भी फैसले हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में इन न्यायालयों के माध्यम से लिए जाएंगे उनको अब मनोज कानूनी मान्यता मिलेगी। और जिस तरीके से तमाम जो घरेलू फसाद होते हैं, झगड़े होते हैं शादी ब्याह में, आप जानते हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी इन जो है बदले हुए कानून के माध्यम से। जी मनोज, जाहिर सी बात है, परिवार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हर परिवार से ये संबंधित है मुद्दा। फातेह टिप्पू जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुजीत कुमार जी, एक महत्वपूर्ण बिल, अगर परिवार की दृष्टि से मैं बात करूं, आखिर फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ा सवाल तो एक ये उठता है, और इसका, इस बदलाव का क्या असर होगा, क्या लाभ होगा, आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये बहुत ही एक छोटा संशोधन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। जी 1984 फैमिली कोर्ट एक्ट हमारी है, तो इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी हर स्टेट में फैमिली कोर्ट्स के लिए। लेकिन 2 राज्य रह गए थे, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, जहां पे ये बिना नोटिफिकेशन के, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के फैमिली कोर्ट चल रहे थे। हिमाचल प्रदेश में 2019 से और नागालैंड में 2008 से। तो हिमाचल में एक केस आया, एक फैमिली डिस्प्यूट था, एक मिस्टर ओमकार सिंह, उनके खिलाफ फैमिली कोर्ट जो हिमाचल की उनकी रूलिंग थी। तो ओमकार सिंह हाईकोर्ट गए कि उन्होंने हाईकोर्ट में ये पिटीशन लगाया कि ये फैमिली कोर्ट तो इनवैलिड है, ये तो बिकॉज इज इलीगल, क्योंकि इनकी नोटिफिकेशन ही नहीं हुई है। तो फिर लॉ मिनिस्ट्री फिर देखा कि और कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पे बिना नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के फैमिली कोर्ट चल रहे हैं। तब उनको पता चला कि नागालैंड में 2008 से चल रही है। तो फिर ये संशोधन लाना पड़ा, जिसके तहत अभी ये मुद्दे उठते हैं कि जितने सारे जजमेंट्स हुए हैं, जितने सारे ऑर्डर्स हुए हैं फैमिली कोर्ट में ये 2 राज्य में, इसकी क्या लीगल स्टेटस रहेगी। तो ये संशोधन की जरूरत इसलिए है, इसको 3A जो सेक्शन 3A आपके साथी ने जो बताया, तो इसमें वैलिड ऑल द ऑर्डर्स और जजमेंट्स जो ये दोनों स्टेट्स के फैमिली कोर्ट्स ने दिया है आज तक, 2019 से हिमाचल में और 2008 से नागालैंड में, ये सारे दे विल बिकम वैलिड। फर्स्ट, ये कोर्ट्स विल बी वैलिड। कोर्ट की जब वैलिडिटी होगी तभी उसके बाद उसके जजमेंट की वैलिडिटी होगी। तो ये छोटा संशोधन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 2 राज्यों के लिए। और जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, छोटे छोटे जो संशोधन होते हैं वो भी जीवन को, परिवार की जो राह होती है उसे और आसान बनाते हैं। कुटुंब न्यायालय विधेयक सूचीबद्ध है। सुनील कुमार पिंटू जी, आपका क्या कहना है इस बिल को लेकर? देखिए, जो ये बिल आ रही है अभी, आज आप देखेंगे कि छोटे छोटे भी मामलों को लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उच्च न्यायालय तक लेके जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमारे कानून के अंदर में संशोधन अगर हम करके, और छोटे छोटे मामलों को अगर हम छोटे स्तर पर ही अगर उसको समाधान कर सके, तो इससे बड़ी हम कोई राहत नहीं दे पाएंगे। आज लोगों के पास न्यायालय तक पहुंचने के लिए संसाधनों की कमी है। गरीब बोलता है कि हम उतने बड़े कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, हम उतने बड़े, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अगर छोटे स्तर पर ही उनको उतना ही न्याय दिला पाए जो हम उच्च स्तरीय न्यायालयों से उनको न्याय दिलाते हैं। इसके लिए ये संशोधन और ये बिल आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, इस बिल पे जब चर्चा होगी, कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, इस पे जब चर्चा होगी और जो इससे संबंधित मंत्री जी हैं वो जब इसके बारे में बताएंगे, तो बहुत कुछ जानकारी उभर के सामने आएगी, किस तरह लोगों को इस बिल से फायदा होगा, कानून का क्या स्वरूप रहने वाला है। सुनील कुमार पिंटू जी, आपने हमसे चर्चा में भाग लिया, बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुजीत कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन तमाम महत्वपूर्ण जो आज का एजेंडा है, वो चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, खासा महत्वपूर्ण है। अखिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। ये जो फैमिली कोर्ट से संबंधित बिल है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मनोज जी, काफी विस्तार में माननीय सांसद जी ने इसके बारे में बताया, और इस अमेंडमेंट के माध्यम से जो भी हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के जो फैमिली कोर्ट्स हैं, उनके जो पहले के डिसीजंस हैं, उसको एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन देने की कवायद है ये। क्योंकि अगर वो नोटिफाइड नहीं थे कोर्ट, तो नेचुरली उसके सारे जजमेंट्स को बाद में फ्यूचर में उसको चैलेंज किया जाता। तो इसलिए उसको एक लीगल फ्रेमवर्क देने की एक कवायद है, और जो कि काफी जरूरी था लॉन्ग टर्म में। उसकी वजह से, जैसा कि माननीय सांसद जी ने एग्जाम्पल भी दिया है कि कॉम्प्लिकेशंस लीगल हो रहे थे और आगे भी इस तरह की संभावना थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एक लीगल सैंक्टिटी देने के लिए ये पूरी कोशिश की गई है। और मनोज जी, मैं बताऊं आपसे कि केवल ये
फैमिली कोर्ट का अमेंडमेंट बिल ही नहीं, इस पूरे सत्र में जितने भी बिल्स हैं, मुझे लगता है कि उसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव दिख नहीं रहा है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, और एक वो देश हित में ही लगभग सारे अखिलेश बिल जी, हैं। इस मुद्दे पे तो चर्चा, इस फैमिली कोर्ट से संबंधित जो मुद्दा है, जो बिल है, इस पे तो चर्चा सदन में होगी ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो लोकसभा में और है। देश में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इससे लेकर सरकार की ओर से उठाए गए जो कदम है उस पर नियम 193 के तहत चर्चा होना है, लोकसभा में सूचीबद्ध है। बीते सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सदन की सहमति से इस मुद्दे पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नियम 193 के तहत चर्चा में बदल दिया था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उस वक्त चर्चा की शुरुआत की थी। बजट सत्र में इस विषय पर हुई चर्चा में कांग्रेस और भाजपा समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे थे। विपक्षी दलों के सांसदों ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर जोर देते हुए कहा था कि देश में खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट्स होते हैं उन पर अधिक से अधिक आयोजन करना चाहिए। सत्ता पक्ष ने कहा, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद खेलों को लेकर माहौल बदला है और खिलाड़ियों की स्थिति और उनको मिलने वाली सुविधाओं में बहुत सुधार आया है। कितना सुधार आया है, कितना हुआ है, जाहिर सी बात है इस पे लोकसभा में चर्चा होगी तो कुछ और तथ्य उभर के सामने आएंगे। नव विक्रम जी, इसको लेकर आज सदन में कैसी चर्चा रहने वाली है, क्योंकि पिछले सत्र में भी हमने देखा, जाहिर सी बात है किसी भी दल के सदस्य हो, खेल और खिलाड़ियों के प्रति हर दल में एक उत्साह रहता है, हर दल का सदस्य चाहता है कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा कि लगभग सभी राजनीतिक दल के सदस्य चाहते हैं कि जो खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलें। उनका जो कई बार मानसिक तनाव में खिलाड़ी होते हैं और एक डर होता है जीत को लेकर, खास तौर पर जब हमने देखा है कि पूरी सभी संसद सदस्य चाहते हैं कि देश में खेलों में और वृद्धि हो, खिलाड़ियों के मनोबल में इजाफा हो, और हम इसी दिशा में अब देख रहे हैं कि हाल ही में जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, उससे पहले पैरा ओलंपिक, उससे पहले ओलंपिक, भारत की जो पदक तालिका है वो उसमें भी इजाफा हो रहा है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मनोज आपने कहा, जो खेल है वो राज्यों का विषय है खास तौर पर, तो आमतौर पर राज्य सरकारें उसको लेकर पहल करती हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से खेलो इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, और मैं आपको एक और इसमें साफ करना चाहूंगा, उस खेलो इंडिया मूवमेंट और फिट इंडिया मूवमेंट, इससे खेलों को काफी प्रोत्साहन मिला है। करीब 300 जो खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उसे खेलो इंडिया के तहत मंजूरी मिली है। जी तो नव विक्रम जी, खेल और खिलाड़ी एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे लंबी चर्चा हो सकती है। सदन में चर्चा हमें देखने को भी मिलेगी कि जो संबंधित मंत्री हैं वो इस पे क्या जवाब देते हैं और सदस्य किस तरह से अपनी बात रखते हैं। नव विक्रम जी, आपने हमसे बात की, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जाहिर सी बात है लोकसभा राज्यसभा में आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होनी है। जहां राज्यसभा में आज मूल्य वृद्धि पे अच्छी चर्चा देखने सुनने को मिलेगी, वहीं लोकसभा में भी इस मुद्दे पर खासतौर से खेल और खिलाड़ियों के मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा देखने को मिलेगी। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए संसद टीवी। Those in favor please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ। Ayes have it. The bill is passed.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल में कृषि और किसान कल्याण, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, गृह, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद रामदास चंद्रभांजी तड़स ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को आपस में जोड़ने संबंधी सवाल पूछेंगे। सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पीएम दक्ष पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्तियों को मिलने वाली सुविधाओं के क्रियान्वयन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से राष्ट्रीय पशुधन मिशन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद हाजी फजलुर रहमान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सुकांत मजूमदार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से राष्ट्रीय युवा नीति के प्रारूप से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद वीके श्रीकंदन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से मौजूदा खाद्यान्न संकट संबंधी प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर वीरा स्वामी कलानिधि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय सदाशिवराव मांडलिक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खेलों को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद क्वीन ओझा ग्रामीण विकास मंत्रालय से असम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। सांसद दीप सिंह शंकर सिंह राठौर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद कृपाल बालाजी तुमाने ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद गीता विश्वनाथ गृह मंत्रालय से तेजाब की बिक्री और तेजाब से होने वाले हमलों से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। सांसद हरीश द्विवेदी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मछुआरों को वित्तीय सहायता दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद महाबली सिंह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से देश में राज्यवार वृद्धा आश्रमों की संख्या और उसमें दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में सवाल पूछेंगे। सांसद रमेश चंद्र मांझी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों के कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद विष्णुदत्त शर्मा ग्रामीण विकास मंत्रालय से मध्य प्रदेश में SVEP से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। एक सवाल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से एथलीटों के लिए विदेशों में प्रशिक्षण लिए जाने से संबंधित पूछा जाएगा। सांसद सदाशिव किसान लोखंडे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मत्स्य पालन के विकास से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद संध्या राय सहकारिता मंत्रालय से मध्य प्रदेश में सहकारिता योजनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। सांसद डॉक्टर उमेश जी यादव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से निवेश और बंधु पोर्टल संबंधी प्रश्न पूछेंगी। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान रसायन और उर्वरक, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विद्युत मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद विवेक के तनखा वित्त मंत्रालय से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के गिरते मूल्य से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर कनिमोझी NVN सोमू वित्त मंत्रालय से सरकार की ओर से संग्रहित उपकर और उसकी वसूली से जुड़ा प्रश्न पूछेंगी। सांसद सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्रालय से विभिन्न मोबाइल कंपनियों को कथित शुल्क अपवचन हेतु राजस्व आसूचना निदेशालय यानी कि ARI की ओर से दिए गए नोटिस से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे।
सांसद अनिल देसाई विद्युत मंत्रालय से देश की ऊर्जा संबंधी मांग से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद वंदना चौहान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से देश में मंकी पॉक्स के मामलों के पता लगाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन लाभार्थियों की पात्रता और उसके मापदंड से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। जी, जाहिर सी बात है, तमाम और भी सांसदों के सवाल जो हैं वो राज्यसभा का जो प्रश्नकाल है उसकी कार्यसूची में शामिल हैं। इस मुद्दे पर भी मंत्रियों के क्या जवाब रहते हैं वो भी देखने सुनने को मिलेंगे। आइए सीधे अब आपको लिए चलते हैं। कुछ ही देर में संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने वाली है। फिलहाल संसद में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।